वेलकम टू बिटनिंग। तबीयत थोड़ी-सी डाउन है, इसीलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं बन रहे थे। तबीयत अभी भी 100% ठीक नहीं है, लेकिन रिकवरी स्टेज पे आवाज़ थोड़ी-सी डाउन लगेगी, परेशान मत होना, थोड़ा ध्यान लगा के सुन लेना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है? पिछले जो 24 घंटे हैं, उसमें काफ़ी कुछ हुआ है। सबसे पहले उसमें जो बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि रेट कट्स कब होंगे। कहीं न कहीं रेट कट्स का एक सिग्नल मिल गया है। पावेल ने हिंट दे दिया है कि सितंबर के अंदर रेट कट्स हो सकते हैं। और रेट कट का कई लोगों को अभी भी क्रिप्टो में मतलब नहीं पता। मैं फिर भी बता देता हूँ सरल भाषा में। रेट कट का मतलब सिंपल ये होता है कि जब आप लोन लेने जाते हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो आप लोन ज़्यादा लोगे, या आपने कई काफ़ी टाइम से लोन लेने कोई आपको रियल एस्टेट लेना था, लेकिन आपको लगता है कि यार मैंने गाड़ी लेनी है या रियल एस्टेट लेना है। अभी आपको लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था, तो आपने अपनी परचेज़ को डिले किया हुआ था। रेट कट होते क्या होता है, आपको लोन सस्ता मिलता है, आप लोन लेते हो चीज़ों की, फिर जाके आप पैसा आपके पास ज़्यादा आता है, आप पैसा लेके रियल एस्टेट की डिमांड करते हो, खाने-पीने की चीज़ों की डिमांड करते हो, गाड़ी की डिमांड करते हो, हॉलिडे पे जाते हो, रियल एस्टेट लेते हो, गोल्ड लेते हो, स्टॉक्स लेते हो। मतलब आप ताबड़तोड़ फिर मार्केट, मतलब बेसिकली ये समझो कि आपका जो पर्स होता है ना, बटुआ, बटुए के अंदर दौलत ज़्यादा आ जाती है, कुछ ज़्यादा नोट आ जाते हैं। कमाई के थ्रू नहीं, अनप्रोडक्टिव मतलब लोन के थ्रू, डेट बेसिकली जिसे हम कहते हैं। तो डेट को, ये जो केनेजियन इकोनॉमिस्ट है, ये जो हमारी इकोनॉमिक्स जो हम प्लस वन प्लस टू में पढ़ते हैं ना, ये जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो केनेजियन इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाती। केनेजियन इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि अगर आपको इकोनॉमी को पुश करना है, तो डेट, आपको रेट कट के थ्रू आप इकोनॉमी को पुश देते हैं, और उसमें आप डेट इज अ गुड थिंग, और डेट की वजह से क्या होता है, इकोनॉमीज ग्रो करती हैं। तो लिमिटेड वे में अगर डेट इज नॉट अ बैड थिंग, ये केनेजियन इकोनॉमिस्ट का व्यू है। खैर, उस पे हम किसी और दिन टॉपिक को कवर करेंगे। अब ये बेसब्री से इंतजार था, और ये कहीं ना कहीं हिंट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि इथेरियम ने भी ऑल टाइम हाई बना लिया, उसका बीएनबी ने भी ऑल टाइम हाई बना लिया। तो मेन रीजन तो यही है, क्योंकि जो एक तरीके से आप ये समझ लो कि इस बात ने ट्रिगर कर दिया है, एक ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्रिप्टो के लिए ओवरऑल एक ट्रिगर हो गया कि अब M2 मनी सप्लाई यूएस में बढ़ेगी, और इसका ऑब्वियसली फायदा क्रिप्टो को होने वाला है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है बात। इसको इस तरीके से समझो कि ये यहाँ पे न्यूज़ है, ये कलची है। यहाँ 77% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। मार्केट ऑलरेडी बूम पे है। इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और मैं इथेरियम की आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ। इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और वो भी 45 महीने बाद। बहुत लोगों ने इथेरियम को $900, $1000, $1200, $1500, $2000, मतलब इथेरियम के अंदर वाकई बहुत लोगों ने पेशेंस दिखाई। और इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि बुल मार्केट है या रेट कट्स नहीं। इथेरियम के अंदर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कुछ हो रहा है। मैं थोड़ा-सा इथेरियम को लेके अभी एक चीज़ बता दूँ कि पिछले 24 घंटे में कुछ बीटीसी व्हेल्स ने 3000 बीटीसी बेचे और 1,85,733 इथेरियम खरीदे। ये पिछले 24 घंटे में। कहीं न कहीं लोग बीटीसी से इथेरियम में भी मूव हो रहे हैं, क्योंकि इथेरियम में एक काफ़ी टाइम से इथेरियम सप्रेस्ड है। तो इथेरियम के अंदर फिर भी एक लोगों को लगता है कि पोटेंशियल और ज़्यादा है, इसके अंदर एक स्कोप ज़्यादा है। इथेरियम की इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ इक्वल टू नेशन स्टेट। इथेरियम लीड्स इन मंथली ट्रांसफर वॉल्यूम, और स्टेबल कॉइन की डिमांड जो है फॉर ट्रेजरी कुड राइज टू 75 बिलियन। मैं इन चीज़ों पे बाद में जाता हूँ, आप इथेरियम के बारे में और समझो। इथेरियम का क्या है कि जो सीईओ हैं कॉइनबेस के, जो एसेट मैनेजमेंट देखते हैं, उनका ये मानना है कि द होल फाइनेंशियल सिस्टम इज गोइंग टू मूव टू ईथ एज फाउंडेशनल लेयर। मैं इसके बारे में आपको ये भी बताऊंगा। मोटा मोटा ये समझो कि पूरी दुनिया का फाइनेंस इथेरियम को बेस लेयर बनाएगा। इथेरियम इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लेजर। ये भी मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड लेजर का कॉन्सेप्ट क्या है। ये इन्होंने इस पॉडकास्ट में बोला, ये बैंकलेस का पॉडकास्ट है, कोई भी जाके देख सकता है। मैं इसका मतलब बताऊंगा। इधर से क्या करा, मेटामास्क ने भी एक स्टेबल कॉइन अपना लॉन्च कर दिया। और किस पे लॉन्च किया, इथेरियम पे लॉन्च कर दिया। मेटामास्क वॉलेट आपको पता है दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब3 वॉलेट है। उसने अपना जो है स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया। उसके बाद जो यूरो है, यूएस को देखते हुए डिजिटल यूरो जो है वो भी इथेरियम पे या सोलाना पे, बट मोस्ट मोस्ट चांसेस है कि वो इथेरियम पे ही लॉन्च होगा। इधर से आप चाइना को देखो, चाइना भी अपना जो युआन बैक्ड स्टेबल कॉइन है वो कहीं ना कहीं इथेरियम पे ही लॉन्च करेगा। अभी कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन स्टेबल कॉइन ट्रू सेंस में वही है जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे इशू, और पब्लिक ब्लॉकचेन पे जितनी भी नेशंस हैं वो उसको इथेरियम पे ही लॉन्च करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे बोला कि हो सकता है कि चाइना, कई लोगों को डाउट लग रहा होगा कि चाइना, बहुत अच्छा यहाँ पे ट्वीट किया है बाय द वे इसने,
उसने बोला होगा कि हो सकता है कि चाइना क्यों करे, चाइना इसलिए करेगा क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक है? और ये इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। दुनिया का अगर इस टाइम जो लेजर था वो था, यूएस का लेजर स्विफ्ट है, चाइना का लेजर किप्स है, दुनिया का लेजर इथेरियम है। इथेरियम इज़ अ वर्ल्ड लेजर। तो युआन स्टेबल कॉइन जो है ना, युआन बैक्ड स्टेबल कॉइन, वो मोस्ट लाइकली इथेरियम पे ही लॉन्च होगा। उसके अलावा अगर आप देखो तो मैं इस कवर में बाद में आता हूँ, क्योंकि बीएनबी का भी, अगर आप देखो तो बीएनबी का भी ऑल टाइम हाई बना है। बीएनबी को मैं अभी बाद में कवर करता हूँ, पहले हम इथेरियम तक कवर कर लेते हैं। इथेरियम को अगर आप देखो तो ये आपका इथेरियम का यहाँ पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं या ट्रेजरी कंपनीज हैं, इथेरियम को किस लेवल पे बाय कर रही हैं, ये आप देख सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा इथेरियम पे यहाँ पे टाइम ले लूँ, क्यों आपको देखो, मैं आपको पहले से शुरू से कहता था कि इथेरियम जो है वो बेस लेयर है और वर्ल्ड लेजर है। ये टर्म्स जो है ना, कहने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इनको समझ नहीं आती लोगों को। बेसिकली क्या है, देखो पूरी दुनिया के अंदर एक तो होती है मनी, ठीक है? जैसे कि करेंसीज हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है? और एक होता है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? तो एक हो गया मनी, ठीक है? और एक हो गया फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, 2 आदमी के हो सकते हैं, 2 कंपनियों के बीच में हो सकते हैं, 2 नेशंस के बीच में हो सकते हैं, और पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और कितनी कंट्रीज़ हैं। ये आपस में किसी न किसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट में बंधी होती हैं। हर देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हर देश के अंदर कोई ना कोई ट्रेजरी मार्केट्स होती है, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, कैपिटल मार्केट्स होती हैं, तरह-तरह की चीज़ें हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस के भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रियल एस्टेट के भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी सारे के सारे मैनुअली या डिजिटली भी अगर बनते हैं तो ये सेंट्रल सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई? अब सेंट्रल सर्वर पे स्टोर होने का मतलब है कि वहाँ ये मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं, और वहाँ पे सेंसरशिप रेजिस्टेंट नहीं होते और न्यूट्रल नहीं होते। पहली बार दुनिया के सामने एक विकल्प आया है डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर का, और डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर में इथेरियम है। इथेरियम के ऊपर जितने भी ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इस पे लिखे जाएँगे। अब आप बोलो कि सोलाना पे और बाकियों पे भी लिखे जाएँगे। ये मार्केट इतनी बड़ी है, ट्रिलियंस में है, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। इट्स नॉट ओनली कि इथेरियम को मिलेगा, बट ज़्यादा जो शेयर है, वो इथेरियम को आएगा। क्यों आएगा? जो भी नेशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट जब इस पे रखेंगे, और नेशंस का कॉन्ट्रैक्ट कौन-सा है? स्टेबल कॉइन एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। जब स्टेबल कॉइन आपको दिया जाता है, तो आपको एक एक तरीके से आप स्टेबल कॉइन को आप जब बाय करते हो, तो आप फियाट देते हो और आपको स्टेबल कॉइन मिलता है। एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस स्टेबल कॉइन के पीछे बैकिंग क्या है? उस फियाट वैल्यू की। तो बेसिकली क्या है कि पूरी दुनिया, जब नेशंस इस बात पे आएँगे कि हमें अपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ रखने हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योर लेजर पे रखेंगे। रखने को वो, अब आप कहोगे बिटकॉइन को क्यों नहीं? क्योंकि बिटकॉइन प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन नहीं है। हाँ, बिटकॉइन के अराउंड इकोसिस्टम बन रहा है, जो इथेरियम जो अपनी सिक्योरिटी ड्राइव करेगा बिटकॉइन से, और डिसेंट्रलाइजेशन, और वो जिसको हम लेयर 2s कहते हैं, बिटकॉइन का लेयर 2। लेकिन इथेरियम ऑलरेडी एक्जिस्टेंस में है, तो दुनिया क्या करेगी? इथेरियम के ऊपर अपना इकोसिस्टम, इथेरियम को चूज़ करेगी। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड लेजर की? इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन को लेजर्स कहते हैं, तो पब्लिक लेजर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि पब्लिक लेजर के ऊपर जब कोई चीज़ एंट्री हो गई, तो वो मिटाई नहीं जा सकती। बस अगर ये कॉन्फिडेंस आपको इथेरियम दे रहा है कि वहाँ पे जो लेजर के अंदर एंट्री हो गई, तो अगर नेशंस को ये सिक्योरिटी मिल गई कि वहाँ पे उनको सेंसरशिप रेजिस्टेंट है अगर वो, और अगर वहाँ पे उनकी लेजर के ऊपर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सिक्योर है, तो फिर वो निश्चित रूप से इथेरियम, तो इसीलिए ये बोला गया कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इथेरियम की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब आप बोलोगे कि सर सोलाना, बीएनबी, आप देख रहे होंगे कि सोलाना और बीएनबी को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ इथेरियम पे चला जाएगा। इसका फायदा बीएनबी को भी और सोलाना को भी होगा। यहाँ तक कि इसका फायदा सुई और बाकी ब्लॉकचेन्स को भी होगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जिसका सिक्योरिटी या जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जो ज़्यादा हाइली डिसेंट्रलाइज़ होगा, सिक्योर होगा, अ, दैट इज़ गोइंग टू विन द रेस इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक?
तो ये है। इसका अगर आप इसका फ़ायदा देखो ना, आप ऑलरेडी इथेरियम को भी हो रहा है, लेकिन साथ में आप ये देखो बीएनबी को भी हो रहा है। बीएनबी जो है वो $900 का जो है मार्केट कैप अब ऑल टाइम हाई क्रॉस करा, $900 का पहुँच गया। और अगर हम बीएनबी की भी बात करें तो बीएनबी के अंदर भी एक चाइनीज़ रेनेसां एक चाइना की चाइना रेनेसां एक हांगकांग की कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसने $100 मिलियन वर्थ ऑफ यू नो बीएनबी बाय किए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हांगकांग की, बेसिकली एक तरीके से आप चाइनीज़ कंपनीज़ लेके चलो, वो भी अब इसमें इन्वेस्ट कर रही है और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम अगर हम देखें पास्ट में भी, नैनो लैब्स, ठीक है? जिसने 1,28,000 बीएनबी बाय किए, विंड ट्री जिसने 520 मिलियन बीएनबी बाय किया एज़ अ ट्रेजरी, बीएनसी जिसने 2 लाख बीएनबी बाय किया एज़ अ ट्रेजरी। सो पीएनबी की भी ट्रेजरी, तो बेसिकली एक तो ये समझो कि इस टाइम जो मार्केट का सबसे बड़ा जो सिनेरियो है, 2 सिनेरियो हैं। एक कि स्टेबल कॉइन आने से, जीनियस एक्ट आने से पब्लिक ब्लॉकचेन्स का रास्ता खुल गया लेयर 1 का। स्टेबल कॉइन आने की वजह से और बॉन्ड्स और आरडब्ल्यूए, तो लेयर 1 इसलिए पिक हो रही है। और दूसरा डैट। डैट का मतलब क्या है? याद रखना ये 2 चीज़ें, जीनियस एक्ट और डैट। तो डिजिटल एसेट ट्रेजरी। तो डिजिटल एसेट ट्रेजरी किसकी इस टाइम है? बीटीसी की हो रही है। नंबर 1 तो बीटीसी, उसका तो कोई सानी नहीं है। नंबर 1 उसकी है, नंबर 2 किसकी है? इथेरियम की हो रही है, नंबर 3 आपकी बीएनबी की हो रही है, सोलाना की भी हो रही है, लेकिन सोलाना की एक आध। सोलाना का मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका भी कोई बहुत बड़ी ट्रेजरी कंपनी आएगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। डेफिनिटली कोई बहुत बड़ी कंपनी आएगी। मार्केट में रूमर्स हैं A16Z, 2-4 कंपनियां मिलके सोलाना की ट्रेजरी लॉन्च करने वाले हैं। बहुत तरह के रूमर्स चल रहे हैं। रूमर्स क्या, आप ये लेके चलो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोलाना की ट्रेजरी कंपनी ना आए। इथेरियम की सक्सेस देख के, बीएनबी की सक्सेस देख के सोलाना की ट्रेजरी कंपनी आना लाजमी है। ठीक है? तो इसका फ़ायदा सबको हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि बीएनबी को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे ट्रेजरी कंपनीज़ बीएनबी को भी बाय कर रही हैं। अगर आप स्टेबल कॉइन की बात करें, देखो बीएनबी पे भी 50% बढ़ा है। ठीक है? बाइनेंस चेन पे आप देखो तो स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप जो है वो बढ़ा है। तो वहाँ पे मिंट हो रहे हैं और बीएनबी ने पिछले 9 महीने के अंदर अगर आप देखो तो 3 बार ये ऑल टाइम हाई बनाए हैं। ठीक है? तो बीएनबी के और ये देखिए आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज़ की बात कर रहा था। आप ये देखो कि 15 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी ने रेज़ किए हैं 2025 में। 15 बिलियन का मतलब समझते हो? बेसिकली क्या है कि डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी इस साल का नैरेटिव है और ये डाउनफॉल का कारण भी बनेगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एफटीएक्स जैसा भी चीज़ निकल के आएगी। टाइम है उसमें, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है? तो कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाए, कोई मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाए, तो उसमें कहीं न कहीं इश्यूज़ भी होते हैं। इथेरियम की बात हो गई, बीएनबी की बात हो गई। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वेल्दी फैमिलीज़ इन एशिया आर इंक्रीजिंग देयर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? सम फैमिली ऑफिसेज़ प्लान 5% क्रिप्टो एलोकेशन। ठीक है? और ये चीज़ चाइना के अंदर भी वहाँ पे एलोकेशन बढ़ रही है। फिलीपींस जो है उसने बोला है कि अगर हम फिलीपींस की बात करें, चलो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ भाई, ये वाला तो देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। हुँ, कहाँ गया? एक चीज़ ये देखो, बिटकॉइन 431 बार डेड बता दिया गया, ठीक है? 431 बार बिटकॉइन डेड बताया गया। अगर हर बारी जब इसको डेड बताया गया और अगर $100 डाले होते उस वक़्त में, तो 118 मिलियन यूएस डॉलर हो गए होते। तो कई लोग ये देखते रहे कि बिटकॉइन इज़ डेड, बट बिटकॉइन अल्टीमेटली सक्सीडेड। फिलहाल कहने का मतलब ये कि फिलीपींस के अंदर जो है बिटकॉइन को एज़ अ ट्रेजरी रिज़र्व बनाने की बात चल रही है, ठीक है? हाँ, ये है, देखो। द फिलीपींस हाउस हैज़ प्रपोज्ड अ बिल फॉर अ नेशनल बिटकॉइन रिज़र्व। 2000 बीटीसी खरीदेंगे 5 साल तक। अब आप देखो कि एक देश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बात बताने जा रहा हूँ, कि एक देश सिर्फ़ 10,000 बिटकॉइन टारगेट कर रहा है। पता है क्यों? इसलिए नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कि अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। छोटे-छोटे देश बीटीसी अब अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे। ये व्हेल जो है ना, बड़ी-बड़ी ये इतना बीटीसी खा जाएँगी, व्हेल से मेरा मतलब है नेशंस।
कि बेचारे छोटे देश जब तक जगेंगे तब तक वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। फिलीपींस जो है 5 साल में 10,000 बीटीसी टारगेट कर रहा है। कैन यू इमेजिन? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग यार। ठीक है। और ये फिलीपींस की बात हुई। चाइना 6 ट्रिलियन यूबीएस जस्ट सेड, जो वहाँ का यूबीएस है बैंक, उसने बोला है कि फैमिली ऑफिसेस आर इंक्रीजिंग देयर बिटकॉइन क्रिप्टो एक्सपोजर टू 5%। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एरिक ट्रम्प ने बोला है कि एक मिस्ट्री नेशन है जिसने 22 बिलियन यूएस डॉलर जो बिटकॉइन में बाई किए। 1 मिलियन यूएस डॉलर का प्राइस इसने प्रिडिक्ट किया है। तो एरिक ट्रम्प ने बेसिकली बोला है कि एक मिस्ट्री नेशन है जो बिल्कुल हल्ला नहीं काट रहा है, चुपचाप उसने जो है 22 बिलियन यूएस डॉलर। कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन? आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू अ फोमो, बट दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये जितने नेशंस आज इनके मैं फोमो देख रहा हूँ ना, ये बीटीसी को सबको गालियां देते थे, आज यही लोग उसमें फोमो कर रहे हैं, चुपचाप बाइंग कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो कैसा लगा आज का वीडियो, एक बार कमेंट करके बताइएगा। सॉरी अगर वॉल्यूम थोड़ा नीचे दिखी हो, टेम्पो थोड़ा डाउन दिखा हो, बट होपफुली मंडे तक फुल फॉर्म में वापस आता है इंशाल्लाह। ठीक है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।